अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्लास 12th। ठीक है, ये दिस इज़ योर वॉल्यूम नंबर 3। ओके, चलो सबसे पहले देखो वॉल्यूम नंबर 3 हमारी जो है वो एनालिसिस है पूरी, है ना, कि हमने जो कंपनी अकाउंट्स पूरा बनाना सीखा है, कंपनी में बैलेंस शीट बनती है, P&L बनता है, उसमें फिर उसके बाद बनता है हमारा CFS इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। बेसिकली हमारा पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो हमारा जो कैश फ्लो आता है या जाता है ना, वो 3 एक्टिविटीज़ में बटा हुआ है। ठीक है, हमारा जो कैश फ्लो है वो कितनी एक्टिविटीज़ में बटा हुआ है? 3 एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कहता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस को करने से कितने पैसे का इनफ्लो हो रहा है और कितने पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। लेट्स सपोज कि मेरा बिजनेस बिस्किट्स बनाने का है। ठीक है, तो अगर मेरा बिजनेस बिस्किट बनाने का है तो वो बिस्किट के बिजनेस की वजह से मेरा कितना आउटफ्लो हो रहा है और उस बिस्किट को बेचने की वजह से कितना मेरा इनफ्लो हो रहा है। मतलब उस बिजनेस की वजह से जो मेरा मेन बिजनेस है, जो मैं मेन काम करती हूँ, उसकी वजह से मेरे पास कितना इनफ्लो ऑफ कैश है और कितना आउटफ्लो ऑफ कैश है। इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जब मैंने कहीं पर पैसा लगाया, मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा, सो दैट मैं रिटर्न उस पर अर्न कर सकूँ, मुझे उस पर कोई रिटर्न मिले, मुझे उस पर कोई पैसा मिले। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, है ना, मैंने कोई FD करा दी, है ना, मैंने क्या बोलते हैं किसी को लोन दे दिया, तो ये सब क्या है? मेरी इन्वेस्टिंग, जहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, जो मैंने कमाया उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंसिंग में क्या है? फाइनेंस मतलब जब मुझे मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मार्केट से पैसे लेना है, फंड रेज करना है। ठीक है, तो ऐसी जो भी एक्टिविटी होगी जिसके थ्रू मुझे पैसा मिल रहा है मेरा बिजनेस चलाने के लिए, दैट इज़ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे मैंने शेयर्स इशू करे, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो वो इन्वेस्टिंग है, क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए सामने वाले को बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन अगर मैंने शेयर इशू करे और किसी और ने मुझे पैसे दिए तो वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आया? पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो किस वजह से? जो मेरा मेन बिजनेस हो रहा है उसकी वजह से। मेन बिजनेस कोई भी हो सकता है, शूज़ का, बिस्किट का, बुक्स का, पेन का, XYZ कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस की वजह से जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो है ना। इनफ्लो क्या कि सेल हो रही है, आउटफ्लो क्या परचेज हो रही है ना। इनफ्लो और क्या हो सकता है कि मेरे डेटर से पैसे आ रहे हैं, आउटफ्लो क्या हो सकता है मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी है। तो वो सब मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो भी मेरे बिजनेस की वजह से हो रही है। इन्वेस्टिंग इज़ लाइक कि जो मैंने पैसा कमाया, जो मेरे पैसा है, उसको मैं किसी और को दे रही हूँ सो दैट वो अपना काम कर सके। ठीक है, इन्वेस्टिंग मैंने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मैंने अपना पैसा कहीं लगा दिया सो दैट मैं रिटर्न कमा सकूँ, उस पर इंटरेस्ट कमा सकूँ, या कोई और चीज़ रेंट मिल जाए मुझे। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, और उसमें मुझे रेंट मिल रहा है, तो वो क्या है? मेरी एक तरीके से इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग जब मुझे मेरा बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए और उस पैसा आया वो इनफ्लो, पैसा जो आया वो इनफ्लो, और अगर उस पैसे पे मुझे जैसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, डिविडेंड देना पड़ रहा है, दैट इज़ योर आउटफ्लो। समझ आया? अब इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, अब आपके ना 2 तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। एक आपका फाइनेंसिंग बिजनेस हो सकता है और एक आपका नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस हो सकता है। मैम फाइनेंसिंग बिजनेस, नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस मतलब, देखो फाइनेंसिंग बिजनेस क्या होता है? ऐसी कंपनी जिनका मेन काम ही क्या होता है? आपको पैसे देना। ठीक है, जैसे मैं मुथूट की अगर बात करूं, मुथूट की बात कर लो, या फिर कोई भी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे मुथूट है। मुथूट क्या करता है? आपसे आपका गोल्ड लेता है और आपको पैसे देता है। तो क्या वो आपको कोई गुड्स दे रहा है? क्या वो आपको कोई सर्विस दे रहा है? नहीं। तो उसका मेन जो इनफ्लो है
मेन जो उसका इनफ्लो है वो एज सच यहाँ पे गोल्ड है, मतलब गोल्ड आ रहा है, वैसे पैसे नहीं आ रहे ना, गोल्ड तो हमारी एसेट हो गई, तो उसको हटाओ। लेकिन आपका फाइनेंसिंग बिजनेस में आपका मेन आउटफ्लो क्या है? आपका पैसा देना, ठीक है। मतलब इट इज़ लाइक कि फाइनेंसिंग जो बिजनेस होते हैं ना, वहाँ पे हम सामने वाले को पैसा देते हैं, ठीक है। सामने वाले को हम क्या देते हैं? पैसा देते हैं। सो दैट फाइनेंसिंग बिजनेस का मेन काम ही होता है कि सामने वाले को पैसा देना, जिससे कि वो अपना कोई भी काम कर पाए। किसी को घर खरीदना है तो उसको फंड दे दिया, किसी को बिजनेस चलाना है तो पैसे दे दिए, किसी को कार खरीदनी है तो उसको पैसे दे दिए। दिस इज़ योर फाइनेंसिंग कंपनी। ये लोगों से पैसा एक्सेप्ट नहीं करती, ये लोगों को पैसा देती है सो दैट ये काम कर सके, ठीक है। और जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी होती हैं उनका बिजनेस क्या होता है? गुड्स देना, सर्विसेज देना। गुड्स देना मतलब जैसे मैं बिस्किट बेच रही हूँ, शूज़ बेच रही हूँ, बुक्स बेच रही हूँ, दैट इज़ योर नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस। कोई सर्विस दे रही हूँ, जैसे मैं आपको टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ, एडवोकेट है वो आपको एडवोकेसी की सर्विस दे रहा है ना। कोई लॉयर हो गया, एडवोकेट हो गया, और कोई जैसे डॉक्टर है, तो ये सब क्या है? आपको गुड्स दे रहे हैं, सर्विस दे रही है, ये नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस है। फाइनेंसिंग बिजनेस इज लाइक कि मेरा काम ही है किसी को पैसे देना, तो वो मेरा फाइनेंस बिजनेस है। अब जो फाइनेंसिंग बिजनेस होता है ना, इसकी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती सी होती है। मतलब जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, वो फाइनेंसिंग कंपनी की तो मेन एक्टिविटी हो गई ना एक तरीके से। जैसे यहाँ पे आपकी बहुत सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिलती होंगी। मैंने किसी को पैसा दिया तो वो बदले में मुझे इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ है इंटरेस्ट मिलने की, ये तो मेरे बिजनेस से रिलेट ही नहीं करती, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, तो ये तो कहाँ जाएगी? या तो इन्वेस्टिंग में या तो फाइनेंसिंग में। लेकिन फाइनेंसिंग कंपनी में ये आपकी कहाँ कंसीडर होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कंपनी का मेन काम ही क्या है? फाइनेंस कंपनी का तो मेन काम ही है पैसे देना, और उस पैसे देने पे जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, डिविडेंड मिल रहा होगा, है ना, कोई रेंट मिल रहा है अगर जैसे सपोज, तो ये सब मेरे लिए क्या है? ये सब मेरे लिए क्या है? मेरी फाइनेंसिंग कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आया आपको? समझ आया? आ जाओ, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेटिंग में आ रही हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिंग में और कौन कौन सी फाइनेंसिंग में। एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर हमारी कंपनी फाइनेंसिंग है और नॉन फाइनेंसिंग है, ठीक है। अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो सेल क्या है बताओ? सेल से पैसा आएगा जाएगा? आएगा मैम, तो इनफ्लो, ठीक है। परचेज क्या है? आउटफ्लो। डेटर्स से पेमेंट आना, इट इज़ योर इनफ्लो। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, इट इज़ योर आउटफ्लो। जो भी मेरी बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है जा रहा है, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंस कंपनी के लिए, अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है तो इंटरेस्ट रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना, ठीक है। और बताओ, और अभी तो इंटरेस्ट और डिविडेंड देखो, और भी हो सकते हैं। किसी को लोन देना है ना, और किसी को डिबेंचर्स इशू करना, किसी को शेयर्स इशू करना, ओके। तो ये सारे तुम लोगों के क्या है बताओ? ये सारे ही तुम लोगों के क्या है? फाइनेंसिंग कंपनी की एक्टिविटी। नाउ कम्स टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आ सकता है? परचेज ऑफ लैंड, अगर मैंने कोई लैंड परचेज कर ली, ठीक है। अगर लैंड, बिल्डिंग, कोई भी फिक्स एसेट खरीदना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज योर कोई भी फिक्स एसेट खरीदना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, कुछ भी, ठीक है। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, ठीक है। किसी को लोन दे दिया, दिस इज़ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, कोई रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव, तो ये सब मेरी क्या होंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसमें बताओ इनफ्लो आउटफ्लो कौन सा है? परचेज करना इज योर आउटफ्लो। अच्छा, इनफ्लो कब होगा? जब मैं इसका सेल करूंगी, तो सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, ये सब क्या है? मेरा इनफ्लो। अच्छा, शेयर, डिबेंचर, लोन मैंने किसी को दिया, तो ये क्या है? मेरा इनफ्लो आउटफ्लो मैम, मेरे पास से पैसा तो जा रहा है ना। अच्छा, मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये क्या है मेरे लिए? इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव किया, ये भी मेरे लिए क्या है? इनफ्लो। मैंने किसी से रेंट रिसीव किया, ये भी मेरे लिए क्या है बताओ? मैंने किसी से रेंट रिसीव किया, दिस इज योर
बताओ 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 बताओ, मैंने किसी से रेंट रिसीव किया, इनफ्लो। आओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज़ लाइक कि जब मुझे पैसा मिल रहा है ना, मेरा बिजनेस चलाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया होगा मुझे बताओ। यहाँ पे मैंने शेयर परचेज किए थे, यहाँ पे मैंने क्या किए थे, शेयर परचेज किए थे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, मैंने शेयर इशू करे होंगे, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, तभी तो मुझे पैसा मिलेगा ना। यहाँ पर भी मैंने क्या किया होगा, शेयर इशू करे होंगे या परचेज करे होंगे। अगर मुझे सामने वाले को पैसे देने हैं तो मैंने यहाँ पर परचेज करे होंगे, इशू नहीं। यहाँ पर भी मैंने क्या करे होंगे, परचेज। बताओ यहाँ पर मैंने क्या करे होंगे, शेयर इशू, डिबेंचर इशू, ताकि मुझे पैसा मिल सके, मतलब कंपनी को पैसा मिल सके। अच्छा, मैंने लोन लिया होगा, है ना, तो ये सब मेरे क्या है, इनफ्लो। आउटफ्लो क्या होगा मैम, जब मुझे इस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब मुझे इस शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये सब मेरा क्या होगा, बताओ, आउटफ्लो। समझ आया, पहले इतनी चीज़ समझ में आई? यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं सबसे पहले हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या उसका फॉर्मेट। देखो ऑपरेटिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसके अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया मैम, आपने बताया कि जो भी पैसा या इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी होता है, जो भी कैश हमें मिल रहा है, अगर वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी से मिल रहा है तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, राइट। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के लिए ना, मतलब उसका नेट बैलेंस निकालने के लिए, नेट बैलेंस कैसे निकलेगा मैम, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो मुझे नेट बैलेंस पता चल जाएगा ना। इनफ्लो में से अगर मैंने आउटफ्लो माइनस कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कितने पैसे हैं। यस मैम। तो ये तो डायरेक्ट तरीका होता है, ये क्या होता है, डायरेक्ट तरीका, कि मैंने मेरा इनफ्लो लिया, इनफ्लो सारे ऐड करे और उसमें से आउटफ्लो क्या कर दिए, मैंने माइनस कर दिए, तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास नेट कैश कितना है, पता चल जाएगा ना ऐसे। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से। कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड मैम मतलब देखो, अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसके अंदर बिजनेस के तो बहुत सारे इनफ्लो होंगे ना, और वो बहुत सारे आउटफ्लो होंगे। हाँ मैम, मैंने क्या बोला, अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है तो बहुत सारे इनफ्लो होंगे, बहुत सारे आउटफ्लो होंगे। तो क्या मैं सारे इनफ्लो को ऐड करती बैठूंगी, सारे आउटफ्लो को माइनस करती बैठूंगी? नहीं, बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होगी। हम डायरेक्ट मेथड लगाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं। इनडायरेक्ट मतलब मेथड मतलब देखो, मैंने बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि कैश का हिसाब किताब रखा नहीं होगा, रखा होगा। मैंने पीएनएल बनाया होगा। पीएनएल में जैसे हम पीएनएल बनाते हैं तो उसमें सेल आती है, परचेज आती है, सब कुछ आता है ना, तो उसमें तो वो सब कुछ ऑलरेडी होगा, होगा या नहीं होगा। अभी आप लोगों ने चैप्टर 1 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ा था, तो उसके अंदर तो सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, प्रॉफिट भी आता है ना, हमारा सारे एक्सपेंसेस आते हैं, सारी इनकम आती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन पीएनएल में ना एक दिक्कत होती है, पीएनएल में सारे ही तरीके के एक्सपेंस इंक्लूडेड हैं और सारे ही तरीके की इनकम इंक्लूडेड है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनडायरेक्ट मेथड की। अब देखो, इनडायरेक्ट मेथड को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो इनडायरेक्ट मेथड बना कैसे है। मैं आपसे कह रही हूँ, बिजनेस में हम पीएनएल तो बनाते ही हैं। आप मुझे बताओ, आप क्लास 11 में पीएनएल पढ़ के आए थे। क्लास 11 में जब मैंने पीएनएल पढ़ा था तो मैं डेबिट में क्या करती थी, सारे एक्सपेंसेस लिखती थी, और क्रेडिट में क्या करती थी, सारी इनकम लिखती थी। यस मैम। और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाता था, मेरा नेट प्रॉफिट मिल जाता था। मुझे आप एक बात ध्यान से बताओ, ये अच्छा पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, वो ग्रॉस प्रॉफिट से परचेज सेल एडजस्ट होकर आती थी। यस मैम। मुझे बताओ, इनकम क्या है, इनफ्लो। यस मैम। एक्सपेंस क्या है, आउटफ्लो। यस मैम। अगर मैंने इनफ्लो में से, अब ये यहाँ पे सारे इनफ्लो आ गए, यहाँ पे वो बैलेंस लिखूंगी, फिर यहाँ पे नीचे बैलेंस लिखूंगी, इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस कर दूंगी, तो ये मेरा प्रॉफिट बच गया। दिस इज योर नेट कैश ना, दिस इज योर नेट कैश। कहीं ना कहीं इसमें भी तो वो डायरेक्ट मेथड ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन से लग रहा है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं इस नेट प्रॉफिट को ही नेट कैश क्यों नहीं मान सकती ऑपरेटिंग के लिए? क्या मैं ऑपरेटिंग के लिए सीधा इसी को नहीं मान सकती नेट कैश, कि यही मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस है, ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है? नहीं। पता है क्यों, बताओ क्यों नहीं मान सकती? इधर देखना, एक मिनट मुझे रफ करने दो। क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि जब मैं पीएनएल बनाती हूँ ना, जब मैं पीएनएल बनाती हूँ तो मैं पीएनएल के अंदर बहुत सारे, मैं पीएनएल के अंदर, अगर आपको याद हो क्लास 11th में, तो मैं पीएनएल के अंदर यहाँ पे जो इनकम लिखती हूँ और यहाँ पे जो एक्सपेंस लिखती हूँ, वो उस इनकम में ना मैं बहुत सारी अदर इनकम भी ऐड कर लेती हूँ।
अदर इनकम लाइक मेरा मेन बिजनेस का इनकम कौन सा है, सेल्स का। मेरा मेन बिजनेस का इनकम कौन सा है, सेल्स का। क्रेडिटर से पैसे आ रहे हैं वो, या और कोई हो सकती है। लेकिन जैसे मुझे अगर कोई कमीशन मिल रही है, मुझे अगर कोई रेंट मिल रहा है ना, या मुझे अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी तो ये सारी इस इनकम में इंक्लूडेड है। मतलब जब मैंने यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट निकाला होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है ना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, यस मैम। तो मैं वो जो नेट प्रॉफिट निकाल रही हूँ उसमें ये सारे इनफ्लो में, ये सारा इनफ्लो है, उसमें से ये एक्सपेंस जितने भी यहाँ पे एक्सपेंस होंगे वो माइनस हो रहे हैं, तब वो नेट प्रॉफिट निकल रहा है ना। हाँ, लेकिन मुझे तो केवल ऑपरेटिंग का देखना था, तो ये जो कमीशन है, रेंट है, इंटरेस्ट है, ये सारा तो इस प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। हाँ, तो मुझे इन सबको हटाना है। अब क्योंकि इतनी सारी ट्रांजेक्शन है, मैं दोबारा से करने नहीं बैठूंगी। जो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कमीशन रिसीव होना वो मेरे बिजनेस का इनकम नहीं है, रेंट रिसीव होना वो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, वो इन्वेस्टिंग की है। इंटरेस्ट रिसीव होना वो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, वो कहाँ की है, वो सब कहाँ की है बताओ, वो सब तो इन्वेस्टिंग की है। तो ये जितनी भी इन्वेस्टिंग की इनकम होंगी वो मैं इस नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दूँ। क्यों? क्योंकि वो नेट प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऐसे एक्सपेंस में भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होंगे जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे 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 बताओ, इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट पेमेंट, क्या ये मेरे बिजनेस का खर्चा है? नहीं, मैंने मेरे बिजनेस को चलाने के लिए पैसा उठाया, लेकिन क्या वो मेरे गुड्स को बना के गुड्स बेचने उससे रिलेटेड है? नहीं, मेरे बिजनेस से तो अलग है ना, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो अलग है ना। वो तो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, वहाँ पे तो पैसे का लेन देन है, वो उससे रिलेटेड है। लेकिन क्या मेरे गुड्स को बनाने में, बिकवाने में, उसमें कोई हेल्प कर रहा है? नहीं। तो वो एक्सपेंस जो है वो तो मेरे उससे रिलेटेड ही नहीं है बिजनेस से, लेकिन वो मेरा माइनस हुआ हुआ है, माइनस हुआ हुआ है ना वो इंटरेस्ट पेमेंट। तो मुझे ऐसे एक्सपेंस जो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं थे उन्हें क्या करना पड़ेगा? ऐड। जो ऐसे एक्सपेंस जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं है उन एक्सपेंसेस को मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड। और जो इनकम मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं थी उनको क्या करना पड़ेगा? लेस, क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड है। समझ रहे हो आप? एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और इनकम लेस होती है, इसीलिए ऑपरेटिंग का जो हम फॉर्मेट बनाते हैं वो थोड़ा उल्टा चलता है। ऐसी नॉन कैश एक्सपेंस, मैं तो कैश, नेट कैश निकाल रही हूँ ना, मैं तो नेट कैश निकाल रही हूँ। अब नेट कैश में आप मुझे एक बात बताओ, नेट कैश में आप मुझे एक बात बताओ, नेट कैश में आप मुझे एक बात बताओ, क्या नॉन कैश एक्सपेंस माइनस करना सही है? नहीं, मेरे को डेप्रिसिएशन जो है उसमें रियल में तो कोई पैसा नहीं जा रहा ना, लेकिन वो यहाँ से माइनस हुआ है, तभी तो नेट प्रॉफिट आ रहा है, वो एक्सपेंस माइनस हुआ है। तो मैं क्या करूँगी? वो डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर दूंगी। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है कि हमने पहले पूरा P&L बना लिया। हमने क्या करा? पूरा P&L बना लिया, हमने पूरा P&L बना लिया। सिंपल, हम बिजनेस में कैसे बनाते हैं, हम बिज़नेस में कैसे करते हैं, हम पूरा P&L बना लेते हैं पहले। सिंपल, सारी इनकम और एक्सपेंसेस को लिख के हम हमारा नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस थे वो टोटल 10 लाख के थे, मुझे जो इनकम हुई है वो 20 लाख की हुई है। तो बताओ मुझे नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 लाख का। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारी इनकम ऐसी होगी जो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं होगी, तो उसको मैं क्या कर दूंगी? यहाँ से लेस। लेट सपोज कि 5 लाख की इनकम ऐसी है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी? यहाँ से लेस। हो सकता है बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे जो माइनस करके मैंने नेट प्रॉफिट निकाला है 10 लाख का, हो सकता है वो नेट प्रॉफिट में बहुत, ये जो एक्सपेंसेस हैं इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो मेरे बिजनेस से ना रिलेटेड हो। ठीक है, तो जो जैसे मान लो वो 2 लाख के एक्सपेंसेस हैं, तो जो 2 लाख के ऐसे एक्सपेंसेस जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या फिर वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उन एक्सपेंसेस को मैं वापस से क्या कर दूंगी? ऐड, क्योंकि वो माइनस होकर नेट प्रॉफिट आया था ना यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया? उन एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया। तो मुझे बताओ, ये 10 लाख का नेट प्रॉफिट था, इसमें से 5 लाख की इनकम मैंने माइनस कर दी। ठीक है, ये वाली जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, तो कितना आया? 5। और 2 लाख के एक्सपेंसेस जो माइनस हो गए थे लेकिन नहीं होने चाहिए थे, वो मैंने ऐड कर दिया। तो बताओ कितना बचा? 7 लाख। 7 लाख इज योर नेट कैश। 7 लाख इज योर नेट कैश, जो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से आ रहा है, मतलब आपके मेन बिजनेस से आ रहा है। समझ आई बात? समझ आई? अब ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है, सो दैट आप जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट पढ़ते हो तो वो आपको अजीब सा ना लगे, ऐसा ना लगे कि लाइक वो क्यों चल रहा है ऐसा, मतलब सब उल्टी उल्टी चीज़ें क्यों चल रही हैं, हम एक्सपेंस ऐड क्यों कर रहे हैं, इनकम लेस क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। नेट प्रॉफिट निकाल के उसमें जो भी बिजनेस की इनकम नहीं है उसको ऐड कर देते हैं, जो भी
सबसे पहले आप ए डाल के क्या लिख दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आओ, अब देखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यस मैम। देखो ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये कभी तो हो सकता है आपको गिवन हो। मैंने क्या बोला, कभी तो हो सकता है कि ये नेट प्रॉफिट आपको गिवन हो, आपको बोल रखो यही गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर ये गिवन है, अगर ये आंसर में गिवन, मतलब सॉरी आंसर कह रही हूँ, क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो उसको एज इट इज लिख दो, वरना कहीं कहीं हमें ये निकालना पड़ता है। अब ये कैसे निकालना पड़ता है, मैंने अभी आपको बताया, आप जरा ना ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने P&L बनाया उससे मुझे नेट प्रॉफिट मिला। यस मैम मिला। उस नेट प्रॉफिट के ना मैंने बहुत सारे टुकड़े कर दिए होंगे, टुकड़े कर दिए होंगे मतलब कुछ नेट प्रॉफिट तो एज एन डिविडेंड मैंने बांट दिया होगा, कुछ नेट प्रॉफिट तो एज एन मैंने डिविडेंड बांट दिया होगा। किसको, ओनर्स को, ओनर्स को दे दिया होगा ना, ओनर्स को शेयर्स पर डिविडेंड देते हैं तो वो डिविडेंड दे दिया होगा, तो उसका कुछ नेट प्रॉफिट का हिस्सा तो कहाँ चला गया होगा, डिविडेंड में। उस नेट प्रॉफिट पे मुझे टैक्स भी देना पड़ा होगा, तो कुछ नेट प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ चला गया होगा मेरा, टैक्स में। यस मैम। उस नेट प्रॉफिट में से कुछ मैंने सेविंग्स भी कर दी होंगी, तो कुछ पैसा कहाँ चला गया होगा मेरा, जर्नल रिजर्व में, है ना। और कुछ पैसा एज एन मैंने P&L में छोड़ दिया होगा, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिख के छोड़ दिया। मैं कह रही हूँ इस नेट P&L में से जो मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, इसको मैंने 4 जगह भेज दिया होगा, इसके मैंने टुकड़े कर दिए होंगे, इसको मैंने एज एन नेट प्रॉफिट तो नहीं छोड़ा होगा ना, इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए होंगे। एक मैंने इसको डिविडेंड बांट दिया होगा, एक इस पे मैंने टैक्स भी दिया होगा, इसको मैंने सेविंग्स में जर्नल रिजर्व में डाल दिया होगा, और एक मैंने खाली लिख के छोड़ दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। समझ आया, एक मैंने खाली लिख के छोड़ दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। अब मुझे एक बात बताओ, इन चारों को, अब कभी तो ऐसा हो सकता है कि पूरा पूरा गिवन है, कभी तो ऐसा हो सकता है कि पूरा पूरा गिवन है, और कभी क्या हो सकता है, पूरा गिवन है मतलब बता रखा है कि नेट प्रॉफिट कितना था। अगर नेट प्रॉफिट नहीं बता रखा, अगर नेट प्रॉफिट नहीं बता रखा तो इन चारों को ऐड करके मेरे को नेट प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जितना मैंने डिविडेंड दिया वो, जितना मैंने टैक्स दिया वो, जितना मैंने जर्नल रिजर्व में डाला वो, और जितना मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L में मुझे दिख रहा है वो। समझ आया। तो इन चारों को ऐड करके क्या बनेगा बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आ जाओ फॉर्मेट में लिखते हैं क्या क्या निकालना होता है, क्या क्या लिखना होता है। इसको इरेज कर दें। आओ इधर आओ। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अगर ये गिवन है तो सीधा ये लिख देते हैं, अदरवाइज मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। कैसे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आपको 2 साल का डेटा गिवन होता है ना कैश फ्लो में हमेशा, है ना, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। तो वो कैसे लिखते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जो भी बैलेंस आता है उसको यहाँ लिखते हैं। अच्छा, सारा अंदर लिखते हैं, बाहर नहीं, यहाँ लिखते हैं अंदर। जो भी आता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर उसको हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। बताओ प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेते थे मैम, प्रीवियस ईयर का। फिर क्या था, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। व्हाट इज प्रपोज डिविडेंड एंड व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड बताओ। देखो प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो आपका, मुझे एक बात बताओ, आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 31 मार्च 2024, ठीक है। चलो 1 अप्रैल 2000, क्या लिख रही हूँ मैं, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 तक का, ये 2025 तक का, ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर था। 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का, ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है। मुझे बताओ, आप किसी को भी डिविडेंड तो तभी दोगे ना जब आप पूरा साल पैसे कमा लोगे। डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मैंने कमाया उसका कुछ एक हिस्सा मैं ओनर्स को दे रही हूँ, ठीक है। तो वो मैं कब दूंगी, जब पूरे साल पैसे कमा लूँगी तभी तो
तो इस पूरे साल में तो मैंने पैसा कमाया है, मैंने नेट प्रॉफिट कमाया है। अब जब साल खत्म हो जाएगा, साल कब खत्म होगा? 31/3/25 को। तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब लगेगा बताओ? 1/4/2025 से लेकर 31 मार्च 2026, ये मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में देखूंगी कि पिछले साल कितना पैसा कमाया था और अब मुझे कितना डिविडेंड देना है। तो इसीलिए ये प्रपोज डिविडेंड जो होता है ये हम हमेशा कौन सा लेते हैं? प्रीवियस ईयर का। ये हम कौन सा लेते हैं? प्रीवियस ईयर का, क्योंकि इस साल में हमने कौन से साल का डिविडेंड दिया होगा? पिछले साल का। इंटरिम डिविडेंड इज योर लाइक करंट ईयर का डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इज योर लाइक करंट ईयर का डिविडेंड। मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2025 से 31 मार्च 2026 का। मुझे इस साल में 12 महीने है ना, ये पूरे इस साल में 12 महीने, मुझे 12 महीने से पहले इतना प्रॉफिट हो गया, मेरे पास इतना प्रॉफिट इकट्ठा हो गया कि मैं चाह रही हूँ चल थोड़ा सा पैसा मैं ना अभी दे देती हूँ, थोड़ा सा पैसा मैं क्या करती हूँ? अभी दे देती हूँ। तो वो मेरा इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड इज योर करंट ईयर का डिविडेंड। समझ आया? तो अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L देख लिया, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड बोला था ना, डिविडेंड में 2 तरीके के डिविडेंड आ गए। देन योर प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी हमें कौन सा लेना है? करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें कौन सा लेना है? करंट ईयर का। ठीक है, दिस इज योर नॉट रियल टैक्स, दिस इज योर प्रोविजन, कि मैं कितना मान के चल रही हूँ इस साल में कितना टैक्स दे सकती हूँ। ओके मैम। देन ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, कभी कभी ये भी हमें करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके निकालना पड़ता है अगर 2 बैलेंसेस दिए। अगर 2 बैलेंसेस नहीं दिए तो सिंपल हमारी अमाउंट आ जाती है। अब जब मैं ये सब करके निकाल लेती हूँ, देन मुझे क्या मिल जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए भी 2 चीज़ें थी। क्या था बताओ आप? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए भी 2 चीज़ें थी। जितना आपका एबनॉर्मल लॉस होता था वो यहाँ पे ऐड होता था, और जितना आपका एबनॉर्मल गेन होता था वो माइनस होता था। क्यों? क्योंकि मुझे रियल प्रॉफिट पे निकलना है। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ हुआ है, उस वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो मैं उसे ऐड कर रही हूँ ताकि मैं रियल प्रॉफिट पे पहुँच जाऊँ। कोई भी एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसे मैं लेस कर रही हूँ ताकि मैं सही रियल प्रॉफिट पे पहुँच जाऊँ। लेस करूँगी तभी तो रियल प्रॉफिट पे पहुँचूंगी ना। मेरा प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ होगा गेन की वजह से, तो मैंने माइनस कर दिया, लॉस को मैंने प्लस कर दिया। समझ आया? एबनॉर्मल लॉस क्या हो सकता है मैम? अर्थक्वेक, फायर लग गई, चोरी हो गई, दैट इज़ योर एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस, सॉरी। आपका कोई भी आग लग गई है ना, अर्थक्वेक आ गया, आपका सारा स्टॉक जल गया, चोरी हो गई, चूहे खा गए, कुछ भी हो गया, वो सब आपका क्या है? एबनॉर्मल लॉस। लेकिन उस एबनॉर्मल लॉस के लिए अगर मुझे इंश्योरेंस मिल गया, दैट इज़ योर एबनॉर्मल गेन, दैट इज़ योर एबनॉर्मल गेन। ओके, चलो आगे चले। यस मैम। अब जब हमने ये निकाल लिया नेट प्रॉफिट, अब ये हमारी ना फर्स्ट चीज़ निकल गई। ये जो है हमारी फर्स्ट चीज़ निकल गई। ये क्या निकल गई हमारी? फर्स्ट चीज़ क्या निकली है हमारी बताओ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फर्स्ट चीज़ निकल गई। अब हम सेकंड आगे चलेंगे। अब हम क्या चलेंगे? आगे चलेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? वही अपना फेवरेट काम, डेप्रीसिएशन ऐड करना है। अब हमें सारे वो एक्सपेंसेस ऐड करने हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे और हमने माइनस कर रखे होंगे, तो वो हमें ऐड करना है। डेप्रीसिएशन ऐड करना है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है? जो इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। अमोर्टाइजेशन ऑन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जितना भी उस पर डेप्रीसिएशन, इंटेंजिबल एसेट के डेप्रीसिएशन क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन ऐड हो गया। कोई भी अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था वो ऐड हो जाएगा। कोई भी अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया था, नॉट इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी अगर मैंने इंटरेस्ट पे करा था तो वो मेरे एक्सपेंस साइड में दिख रहा होगा ना, वो ऐड हो जाएगा। कोई भी अगर मैंने डिविडेंड पे करा था वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना। कोई भी अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, कोई भी अगर मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ है ना, कोई भी डिविडेंड रिसीव यहाँ नहीं आता क्योंकि डिविडेंड रिसीव आपका डिविडेंड पेड नहीं आता आपका यहाँ पे। एक मिनट,
डिविडेंड हटा दो आप, डिविडेंड नहीं आता। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अच्छा रेंट रिसीव हो सकता है, कोई भी अगर मुझे रेंट रिसीव हुआ था, ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट रिसीव है, इंटरेस्ट पेड है तो एक्सपेंस से प्लस होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनफ्लो है तो वो माइनस होगा, रेंट रिसीव है वो माइनस होगा। ऐसे ही एक था गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर कोई भी मेरा गेन है, ये देखो बेचने पे, मेरी फिक्स एसेट को बेचने पे मुझे गेन हो रहा है, ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है ना, तो इसको हम इन्वेस्टिंग में दिखाओ, यहाँ मत दिखाओ, गेन था माइनस करो, उल्टा चलना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था ऐड कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव मेरा इनफ्लो था माइनस कर दिया, गेन भी माइनस कर दिया। ऐसे अगर कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है तो वो क्या होगा, माइनस हो, ये प्लस होगा, लॉस है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। समझ आया, क्योंकि लॉस क्या है मेरा, बताओ लॉस क्या है, लॉस मैम आउटफ्लो है, ठीक है। अब इतना करने के बाद मुझे क्या मिलता है बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, है ना। अब ये दूसरी चीज़ निकल गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यस मैम। अब यहाँ पर मैं क्या करती थी, इसमें मैं वापस से, अब मैं यहाँ पे देखती थी करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। मैंने आपको करंट लाइबिलिटी से बताया था, वो सीधा होता है, उसको ध्यान रखना, अगर वो बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, अगर वो कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। रिवर्स हो रहा होगा करंट एसेट के साथ, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो करंट एसेट कम हो रही होगी, यहाँ पे कम हो रही है तो करंट एसेट बढ़ रही होगी। समझ आया। करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ सकता है मैम, करंट एसेट और करंट एसेट में आ सकता है आपका, बताओ क्या आ सकता है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में, जो भी बैलेंस शीट में नीचे दिए होते हैं ना करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे हमें वही लेना है सारे, ठीक है। करंट एसेट में आपका क्या हो सकता है, मैं बता देती हूँ आपको, रुक जाओ। करंट एसेट में हो सकता है इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, एक्रूड इनकम, ये सब कुछ है ना, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, ये सब आ सकते हैं करंट एसेट में। करंट लाइबिलिटी में इसी बताने की चीज़ नहीं है यार, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी तो पता होनी चाहिए ना। करंट लाइबिलिटी में क्या आ सकता है, ट्रेड पेबल मैम, ठीक है, और क्या आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, और एडवांस इनकम, ठीक है। बस ये आपके करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में आ सकते हैं। इसका हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इफेक्ट देखना पड़ेगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके। यस मैम, आगे चलो। अब जब मैंने ये कर दिया उसके बाद क्या मिलता था, बताओ बताओ, यहाँ हमें क्या मिलता था, यहाँ पर अब हमें मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक मिनट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ क्या मिलता था हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, टैक्स पेड माइनस करते थे। टैक्स पेड कौन सा, प्रीवियस ईयर का। सेम लॉजिक डिविडेंड वाला, क्या बोला मैंने, सेम लॉजिक डिविडेंड वाला। मेरा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2025 से 1/4/2024 से 2025 तक का है, 31/3/2025 तक का है। इस साल में मैं जो पैसा कमाया है, नेट प्रॉफिट मैंने कमाया है, नेट प्रॉफिट जो मैंने कमाया उसी पे तो टैक्स दूंगी, लेकिन जब साल ख़त्म हो जाएगा तभी तो दूंगी ना। तो अगर मैं करंट ईयर में टैक्स पे कर रही हूँ उस साल के बीच में, तो वो कौन से साल का कर रही होंगी, पिछले साल का ना। इस साल का तो अगले साल पे होगा, और इस साल जो पे हो रहा होगा वो कौन से साल का होगा, पिछले साल का, क्योंकि उसका वो सारे अकाउंट बनाए होंगे, फाइनलाइज हुए होंगे, तभी तो मुझे पता चला होगा कितना नेट प्रॉफिट आया। इस डेट 31/3/2025 को ख़त्म होने के बाद ही तो करंट ईयर में पता चलेगा ना कितना नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पर भी टैक्स पेड कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। टैक्स पेड भी हम कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो यहाँ पे हमने टैक्स पेड माइनस कर दिया, यहाँ पे टैक्स पेड क्या होना है हमारा, माइनस। यस मैम, टैक्स पेड माइनस हो गया। अब वो जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का हमने उल्टा इफेक्ट लिया था ना, उसे यहाँ पे सही सही लेना है। सही सही मतलब एबनॉर्मल गेन को हमने क्या करना है, ऐड, और एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या करना है, माइनस। एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या करना है, माइनस। जब ये सारा काम हमारा हो जाएगा, एक्टिविटी के कोई क्वेश्चन रुकेंगे ही नहीं, और मैं बता रही हूँ ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतने ज़्यादा अच्छा। अभी ना इसमें डबल इफेक्ट पड़ेंगे, वो मैं अच्छे से समझाऊंगी। अभी पहले आप मुझे बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले प्रॉफिट का ये सारा देखना है हमें काम,
सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट का ये सारा काम देखना है, ठीक है, कि प्रॉफिट हमारा 4-5 जगह चला गया होगा। कहाँ? एक तो मैंने डिविडेंड बांट दिया होगा, एक मैंने सेविंग में ले गई होंगी मतलब जनरल रिजर्व, एक मैंने टैक्स पे कर दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक और क्या था, स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो रहा होगा, ठीक है, और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट। उसके बाद क्या है, वो नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सब कुछ। मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, मतलब बिजनेस की एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस की इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, या नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, है ना, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया। ये यहाँ पे सारा रिवर्स काम चलेगा। यहाँ पे सारा क्या चलेगा, रिवर्स काम मतलब जो भी इनफ्लो है वो माइनस करना है, जो भी आउटफ्लो है वो प्लस करना है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा, वहाँ पे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाला काम चलेगा। अब जब वो मेरा सारा काम हो गया तब मेरे को क्या करना है, तब उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, कैश फ्लो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ। अब हम कहाँ चलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ। आ जाओ, इसी फॉर्मेट में बनेगा। यस मैम, आ जाओ, पेन चेंज कर ले ज़रा। सबसे पहले यहाँ पे बी डाल के आप क्या लिखोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस मैम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने क्या बताया था, परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कोई भी मैंने अगर परचेज करा तो क्या होगा मैम, लेस क्यों होगा, क्योंकि आउटफ्लो है, ठीक है। सेल, इन सब का सेल ऑफ फिक्स एसेट सेम, तो वो क्या होगा मैम, ऐड। यस मैम। अच्छा, अगर मैंने किसी के शेयर्स खरीद लिए, परचेज ऑफ शेयर्स, मैंने शेयर्स खरीदे हैं, मैंने किसी और को पैसा दिया है, ये बात ध्यान रखना, शेयर परचेज मैंने किसी और को पैसे दिए, देन वो इन्वेस्टिंग में आता है। शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, वो सब कहाँ आता है, इन्वेस्टिंग में। तो ये सब मैंने परचेज किया तो मैंने पैसा दिया होगा ना, दिस इज ऑल्सो योर आउटफ्लो, तो ये भी क्या होगा, माइनस। अगर इनके पैसे वापस मिल रहे होंगे देन ऐड हो जाएगा, ठीक है मैम। अच्छा, अगर मुझे कोई भी रेंट रिसीव हो रहा है, इनकम है ना, मैंने ये बिल्डिंग खरीदी, इस पर कोई रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट किस पे रिसीव हो सकता है, डिबेंचर पे या लोन पे, मैंने किसी को लोन दिया, वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, मैंने किसी को लोन दिया, एडवांसेस दिए, ठीक है। तो अच्छा, मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है लोन पे, डिबेंचर पे, मुझे कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो भी कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। और वो ये सब ऐड होंगे, लेस होंगे मैम, ऐड होंगे बेटा, इसका ना रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब तुम देखो ज़रा, ये अगर यहाँ आ रहा है, ये ऑपरेटिंग में भी आ रहा था, ये ऑपरेटिंग में भी आ रहा था, ये रहा, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव तो लिखो, यहाँ पे डिविडेंड पेड नहीं आता, डिविडेंड रिसीव तो आ रहा है। डिविडेंड पेड क्योंकि हम ऊपर ले चुके हैं ना प्रपोज डिविडेंड में, और एक डिविडेंड पेड जाएगा वहाँ पे फाइनेंसिंग में, यहाँ डिविडेंड पेड नहीं आता बट डिविडेंड रिसीव आता है। लिखो डिविडेंड रिसीव तो आता है, डिविडेंड पेड नहीं आता, क्योंकि डिविडेंड पेड यहाँ आ चुका, ये रहा, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ये पेड ही है, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। मैं क्या कह रही थी, ये देखो, ये ऑपरेटिंग में माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ के प्रॉफिट में से हटा के हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिंग में, ये रहा, यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, वहाँ प्रॉफिट में से हटाया और यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया। समझ आया तुम्हें, समझ आया? हम इसको इन्वेस्टिंग में दिखा रहे हैं कि वहाँ से हटा दो, बिजनेस की इनकम से हटा दो, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटा दो और इसको अपने वहाँ ले जाओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाओ, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है। समझ आया? यस मैम, समझ आ गया। अच्छा, और कुछ आ सकता है क्या इसमें? मोस्टली यही सब आता है, सेल, परचेज ऑफ लैंड, फिक्स्ड एसेट और ये। अच्छा, गेन वगैरह जो होता है वो सब ऊपर जाता है,
है ना, वो सब, वो जो गेन होगा लॉस होगा वो सारा कहाँ इंक्लूडेड होता है, वो ये परचेज और सेल में इंक्लूडेड होता है। गेन वगैरह हम कुछ भी अलग से नहीं दिखाते, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी हो गई। अब अगर प्लस में आ रहा होगा, प्लस में आ रहा होगा तो क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कब लिखोगे, जब पॉजिटिव आ रहा होगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कब लिखोगे, जब आप नेगेटिव में आ रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है मैम, आगे चले। यस, ये तो हो गया काम ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैम हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ जाओ, इन्वेस्टिंग भी बनाते हैं। बी डाल के सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, इन्वेस्टिंग, ओह सी, सी लिख के मैं क्या लिखूंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लिखूंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आता है, जब भी मैंने किसी से पैसा लिया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जब भी मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, लाइक शेयर इशू करना, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, है ना, लोन लेना, लोन लेना किसी से, तो ये सब मेरा इनफ्लो है आउटफ्लो है मैम, इनफ्लो है, तो ये सब क्या होगा, ऐड। जब भी मैं इनकी पेमेंट करूँगी, जब मैं इनको वापस करूँगी, रिडम्पशन बोलते हैं ना उसको, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। जब भी मैं इसको क्या करूँगी, रिडीम, रिडम्पशन ऑफ लोन डिबेंचर्स, वापस करना मतलब, ठीक है। तो उसको क्या वो करेंगे, लेस, क्योंकि मेरे पास से पैसा जा रहा है। अगर मुझे कभी भी इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, लेस। इंटरेस्ट पे करा मैंने, डिविडेंड पे करा मैंने, वो सब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, लेस। यस मैम। अच्छा, एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लाइक, वो भी लोन है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है आपका, लोन, एक तरीके से कि बैंक में जितने पैसे थे उससे आप ज़्यादा निकाल सकते हो। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो वो इनफ्लो है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, इनफ्लो क्यों है, अच्छा बढ़ रहा था तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, मतलब मेरे बैंक में जो लेट्स सपोज 50,000 थे, लेकिन मैंने 1 लाख निकाल लिया, तो 50,000 से बैंक पे लोन हो गया ना, मैंने लोन ले लिया बैंक से काइंड ऑफ 50,000 का, तो वो क्या है, मेरा इनफ्लो, मेरे पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ता है तो दैट इज़ योर इनफ्लो, तो वो क्या होएगा, ऐड, इंक्रीज इन बैंक ओडी। और अगर मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, इसका मतलब मैं पैसे दे रही हूँ, तो वो लेस हो जाएगा, डिक्रीज इन बैंक ओडी, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा मुझे बताओ, हो गए सारी, फाइनेंसिंग की भी हो गई, ठीक है, मैक्सिमम यही होती है। अब ये करके भी क्या मिल जाएगा मुझे, कैश फ्लो एंड कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फ्लो है तो प्लस, यूज्ड है तो माइनस। समझ आया, यस मैम समझ आ गया। जो भी बैलेंस आए हमारे ए प्लस बी प्लस सी, जो भी बैलेंस हो पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर उसमें हमें प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस, बताओ, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों, इन सबका बैलेंस किसके इक्वल आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ आके तुम्हारा कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट ख़त्म हो जाता है। अब देखो, ये जो फॉर्मेट ख़त्म हुआ ना, ये फॉर्मेट में कुछ वर्किंग नोट भी होते हैं जो हमारे क्वेश्चन को मदद करते हैं और आगे अच्छे से बनाने के लिए कुछ वर्किंग नोट होते हैं। वो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से वो वर्किंग नोटों को हम समझेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में बहुत आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो, रुक जाओ मैं पेन ले लूँ, हाँ, तुम्हारा फॉर्मेट बनाते। सबसे पहले हम समझ रहे हैं तुम्हारा वर्किंग नोट प्रोविज़न फॉर टैक्स का। कौन सा, प्रोविज़न फॉर टैक्स का वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इज़ लाइक, देखो
वर्किंग नोट को समझने से पहले आप एक चीज़ समझो, वर्किंग नोट को समझने से पहले आप एक चीज़ समझो कि जो कैश फ्लो होता है ना, ये जो कैश फ्लो होता है, ये जो कैश फ्लो होता है ये हम बनाते हैं बैलेंस शीट को देख के। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं ये हम पूरा बैलेंस शीट को देख के बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में आप मुझे बताओ क्या क्या आता था, बताओ आप क्या क्या आता था। सबसे पहले बैलेंस शीट की 2 साइड होती थी। मैं ना ऐसे बना रही हूँ, मतलब कॉर्पोरेट वाली नहीं बना रही, कंपनी वाली नहीं बना रही, सिंपल बना रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। बैलेंस शीट में 2 साइड होती थी। एक सबसे पहले आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और एक एसेट। यस मैम। अच्छा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आप मुझे बताओ 3 चीज़ें आ रही थी। आप बैलेंस शीट पढ़ते हो, आपने बैलेंस शीट अभी याद भी करी थी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आपकी 3 चीज़ें आ रही थी। एक तो इक्विटी, यस मैम, एक तो इक्विटी आती थी, एक बताओ, एक आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी और एक आपकी करंट लाइबिलिटी। इक्विटी एंड शेयर हो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता था, उसमें एक इक्विटी आती थी, एक एनसीएल आता था, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। इक्विटी के अंदर, इक्विटी के अंदर क्या क्या आता था? इक्विटी के अंदर आता था शेयर कैपिटल, और क्या आता था इक्विटी के अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस। देखो ये जो शेयर कैपिटल है ना, ये शेयर कैपिटल आपको किस में मदद करेगा? फाइनेंसिंग में। शेयर कैपिटल आपको किस में मदद करेगा? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में कहाँ कि जब आपने कोई शेयर इशू करे होंगे तो आपकी कैपिटल अगर बढ़ रही है तो वो कहाँ चली जाएगी? अगर आपकी कैपिटल बढ़ रही है, शेयर बढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे? आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहाँ चले जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जहाँ पे हम लिखते थे ना इशू ऑफ शेयर, वहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस आपको किस चीज़ के लिए मदद करेगा? रिजर्व एंड सरप्लस आपको मदद करेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल निकालने के लिए, जो हम सबसे पहले ऑपरेटिंग में लिखते हैं, या फिर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व देखने के लिए, है ना, वो आपको इसके लिए मदद करेगा। फिर एनसीएल, एनसीएल में से आपको क्या मिल सकता है? एनसीएल में से आपको मिल सकता है डिबेंचर्स और लोन्स, है ना। अगर ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा, ये भी आपकी फाइनेंसिंग में मदद करेगा। अगर इशू ऑफ डिबेंचर होंगे या हमने लोन लिया होगा, लोन बढ़ रहा होगा, तो वो फाइनेंसिंग में क्या होंगे? ऐड। अगर रीपेमेंट हो रही होगी, कम हो रहे होंगे करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को कंपेयर करके, तो वो फाइनेंसिंग में क्या हो जाएंगे? माइनस। फाइनेंसिंग में वो क्या हो जाएंगे फिर? माइनस। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा होगा इनके आगे, तो वो इंटरेस्ट रेट से हम, इंटरेस्ट रेट लिखा होगा ना डिबेंचर में या लोन में, तो हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट पेड होगा, वो भी फाइनेंसिंग में क्या होगा? फाइनेंसिंग में लेस। यस मैम। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कहाँ काम आती है? करंट लाइबिलिटी मैम ऑपरेटिंग में। करंट लाइबिलिटी कहाँ काम आएगी? ऑपरेटिंग में। ये कहाँ काम आएगी आपको? ऑपरेटिंग में। पूरी बैलेंस शीट को बता रही हूँ, कहाँ कहाँ बैलेंस शीट में जो चीज़ें दी होती हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं। तो करंट लाइबिलिटी आपको कहाँ काम आएगी? ऑपरेटिंग में। वो जो वर्किंग कैपिटल चेंज वाले निकालते हैं ना, CACL देखते हैं बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो वो करंट लाइबिलिटी आपको वहाँ काम आएगी, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके। पहले आपको पूरी लाइबिलिटी वाली साइड समझ में आई? यस मैम। अब एसेट में आ जाओ। एसेट में आपको सबसे पहले क्या दिया होगा? एसेट में आपको 2 होंगी ना, एक तो नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। यस मैम। देखो जो नॉन करंट एसेट होगा उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? PPE हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, गुड PPE, अच्छा इंटेंजिबल एसेट हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल वगैरह, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, अगर वो PPE है, NCA में अगर PPE है तो PPE कहाँ जाएगी? PPE जाती है आपकी इन्वेस्टिंग में। अगर बढ़ रही होगी परचेज तो ऐड होगा, सेल हो रही होगी तो माइनस होगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात लिखवाई, एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर कभी भी PPE में ऐसे मशीन लिखी है, PPE कितने की? मान लो 10 लाख की, और नीचे लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मान लो 2 लाख, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। अभी हम बहुत सारे वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। आपको अगर याद हो तो हमें कौन कौन से वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं? एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स का वर्किंग नोट बनाना पड़ता है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का। एक एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर ऐसा दिया होता है, एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है ना, जिससे एसेट अकाउंट से हमें क्या पता चलती थी? परचेज और सेल। और ये वर्किंग नोट अच्छा कब बनते थे? ये वर्किंग नोट बनते थे जब बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती थी, वो लाइंस लिखी होती थी, तब हमें क्या बनाने पड़ते थे? ये वर्किंग नोट बनाने पड़ते थे, अकाउंट बनाने पड़ते थे, प्रोविजन फॉर टैक्स का, एसेट का। और अगर एसेट का अकाउंट में
एक बात थी, अगर एसेट ऐसे दी है जहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से लिखा है, तो वहाँ पे एसेट के अकाउंट के साथ एक अकाउंट और बनता था, कौन सा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। यस मैम, यहाँ गया याद। तो अब मेरी बात बताओ, एनसीए में अगर पीपी है तो पीपी को हम कंपेयर करते थे, अगर बढ़ रही है, तो परचेज करी होगी तो इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा? लेस, है ना। और अगर कम हो रही है तो सेल हो जाएगी। और अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है कि हमने इतनी खरीदी इतनी बेची, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर ऐसे करके दे रखा है, अगर ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिखा है स्पेसिफिकली, तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक एसेट अकाउंट और एक, बताओ, एक एसेट अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यस मैम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी आपकी कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में। और उस पर अगर कोई इंटरेस्ट रेट लिखा होगा, तो वो इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, तो वो इंटरेस्ट रिसीव होगा हमें। और वो इंटरेस्ट रिसीव भी कहाँ जाएगा? दो जगह, एक तो ऑपरेटिंग में क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस, और इन्वेस्टिंग में क्या होएगा? प्लस। इन्वेस्टिंग में क्या होएगा? प्लस। इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, इनफ्लो है, तो वहाँ पे क्या होएगा? प्लस। ऐसी इंटेंजिबल एसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इंटेंजिबल एसेट में आपकी दो वो होती हैं। अगर मानो इंटेंजिबल एसेट में गुडविल दे रखी है, अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये परचेज है। और परचेज कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। परचेज है तो क्या होएगी? माइनस। लेकिन अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है, ऐसा बस केवल गुडविल में है ना, अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो अमॉर्टाइजेशन है। वो क्या है? अमॉर्टाइजेशन। और अमॉर्टाइजेशन हमारा कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और गुडविल डिक्रीज हो रही है तो वो अमॉर्टाइजेशन में जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम उसे क्या करते हैं? प्लस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम उसे क्या करते हैं? प्लस। अमॉर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये ध्यान रखना है। अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है तो वो परचेज है, तो उसको इन्वेस्टिंग में हमें क्या करना है? माइनस। अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है तो ऑपरेटिंग में उसे क्या करना है? प्लस। ये इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं। लेकिन अगर पेटेंट वगैरह है और उसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो हमें उसी तरीके से बना के उसको चलना पड़ेगा। लेकिन सारे इंटेंजिबल के साथ ये सेम होगा। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तब तो हम अकाउंट वगैरह बना करके देखेंगे, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज है तो हम इसी तरीके से उनको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद, अच्छा इधर आ जाओ, ये हो गई ना पीपी में। क्या एनसीए में क्या आ सकता है आपका? पीपी, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट। फिर करंट एसेट में आपका क्या होगा? करंट एसेट में बताओ, करंट एसेट जो होगी वो कहाँ जाएगी? वो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगी। यस मैम, वो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगी। अब कुछ अलग चीज़ें आती हैं जो सारे उसमें नहीं होती, कभी कभी दी होती हैं। क्या क्या? जैसे, एक मिनट, ये पहले आपको समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनना, क्या हो सकता है? एक तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन और एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, ये दोनों आपके लाइबिलिटी साइड दिखेंगे, है ना। ये दोनों आपके लाइबिलिटी साइड दिखेंगे। सारे क्वेश्चंस में वो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अभी दो होंगे, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, यहाँ पे भी करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है तो इसके अंदर क्या आता है आपका? प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है, कि वो नहीं बता रहा कितना टैक्स पेड है, कितना टैक्स मेड है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा, तो और बैलेंस शीट में मुझे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है, तो करंट ईयर वाला तो ऊपर ऐड हो जाता था जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते थे, और प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड के नाम से माइनस हो जाता था। याद है, ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में करंट ईयर वाला प्लस होता था, ऊपर जब नेट प्रॉफिट निकालते थे, और प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड के नाम से माइनस हो जाता था। ठीक है, ये कब करना है? अगर मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, टैक्स पेड टैक्स मेड के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन अगर मुझे बैलेंस शीट के नीचे कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है टैक्स पेड या टैक्स मेड की, तो मुझे बताओ इसका क्या बनाना पड़ेगा? मुझे इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मैम। और वर्किंग नोट कैसे बनाते थे इसका वर्किंग नोट? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड इट इज़ लाइक योर लाइबिलिटी। तो इसका अकाउंट कैसे बनता था?
बताओ इसका अकाउंट कैसे बनता था? डेबिट डेबिट क्रेडिट, है ना। आप इसका जो बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बैलेंस शीट में ना यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, तो मुझे बताओ इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स इज लाइक लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स इज लाइक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के सारे ओपनिंग बैलेंस कहाँ आते हैं? क्रेडिट साइड। एसेट के सारे ओपनिंग बैलेंस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है? करंट ईयर का। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है? करंट ईयर का। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा? ये सॉरी ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर का। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर का, पिछले साल से जो इस साल आ रहा है। और क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होता है? करंट ईयर का। तो अगर कभी भी कन्फ्यूज हो, क्लोजिंग ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? कौन सा? जैसे मानो 24-25 का बैलेंस दिया है, 2024 का दिया है और 2025 का बैलेंस दिया है, 2 साल की बैलेंस शीट दी है, तो 2024 वाला कौन सा होगा? बताओ। प्रीवियस ईयर है ना, 2 साल का दिया है, 2025 करंट ईयर है, तो वो यहाँ आएगा करंट ईयर के बैलेंस में, और 2024 का कहाँ जाएगा? प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस में। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस और करंट ईयर वाला क्लोजिंग बैलेंस। समझ आया? यस मैम। अच्छा, अब ये हो गया। मुझे बताओ लाइबिलिटी है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइक का लाइबिलिटी अकाउंट। तो अगर मैं टैक्स पे करूँगी तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी, तो टैक्स पेड कहाँ आता है? डेबिट साइड। टैक्स पेड कहाँ आता है? डेबिट साइड। ठीक है। अब अगर टैक्स पेड, अब ये दोनों अमाउंट तो मैंने लिख दी होंगी ना, अगर ये दोनों अमाउंट आ गई और टैक्स पेड मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, ठीक है, ये मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, तो क्या यहाँ से प्रोविजन फॉर टैक्स निकल जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स पेड कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर वाला। और प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा होता है? करंट ईयर वाला। तो ये फिगर मुझे मिल जाएगी ना। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब दिया, जब मैंने अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझो। इसमें ना मैं ये ओपनिंग बैलेंस का कुछ नहीं करूँगी, क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करूँगी, इसको मैं इग्नोर करूँगी बिल्कुल। ये जो टैक्स पेड है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? माइनस, लास्ट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद। और प्रोविजन फॉर टैक्स है वो क्या होगा? प्लस होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने वाले में। ये क्या होगा? ऐड होगा। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्या था तुम्हारा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। ये जो अमाउंट आएगी ना, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आता ही है, आता सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ आई तुमको? समझ आई? ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का एक फॉर्मेट हो गया। एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग का बता रही थी मैं आपको। यहाँ देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ना कभी कभी हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हमें क्या दिया होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं अभी आपको ऊपर समझा के आई थी, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो मेरा क्या है? इनफ्लो क्या हो जाएगा? ऐड। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर मेरा कम हो रहा है, दैट इज योर आउटफ्लो, वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो है ना, तो फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिया होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। अच्छा, ये सारी बात हो गई। अब हम एडजस्टमेंट्स सीखते हैं। ठीक है, एक एडजस्टमेंट तो मैंने आपको बता दी, अब हम और एडजस्टमेंट्स सीखते हैं। अब हम क्या करते हैं? और एडजस्टमेंट्स सीखते हैं, अकाउंट वगैरह बनाने वाली। अब मेरी बात आप ध्यान से समझोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया एक तो बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो मैंने बता दी कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगी फॉर्मेट में। फिर मैंने आपको बोला अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी चीज़ें गिवन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर आपको कुछ अकाउंट बनाने पड़े। ठीक है, उनके अंदर आपको कोई अकाउंट बनाने पड़े। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स का हो सकता है। अगर आपको क्या गिवन हो, ये कब बनाना पड़ेगा? अगर आपको टैक्स पेड या टैक्स मेड गिवन हो, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस मैम, समझ गए। और क्या बताया मैंने आपको? एक एसर्ट अकाउंट बनाना पड़ सकता है, या फिर एसर्ट अकाउंट प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। ये कब बनाना पड़ेगा? मेरी बात सुनो ध्यान से। एसेट अकाउंट या फिर एसेट अकाउंट प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये कब बनाना पड़ सकता है? कब बनाना पड़ सकता है? अगर एसेट को परचेज,
एसेट को परचेज या सेल करने की कोई बात हो रही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एसेट को परचेज या सेल करने की कोई बात हो रही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि मैंने कोई एसेट बेचे खरीदी। अच्छा, अब बात हो रही है एसेट को खरीदने बेचने की, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट भी लिखी है, जैसे मशीनरी लिखी है, और उसके नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिखा है। ऐसे एसेट लिखे 10 लाख की, 2 लाख का ऐसे डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा है, फिर आ रही है 8 लाख की ऐसे। तो उस केस में, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात भी हो रही है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, दोनों, ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एसेट अकाउंट भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। अगर देखो सिंपल बात हो रही थी, सेल वेल की बात हो रही थी, और बैलेंस शीट में केवल एसेट ऐसे लिखा था, केवल मशीनरी लिखी थी, केवल मशीनरी लिखी थी 10 लाख की करंट ईयर में, मान लो प्रीवियस ईयर में 8 लाख की, और सेल वगैरह की बात हो रही है, ठीक है, इतने की थी, इतने की बेची, उस पर डेप्रिसिएशन ये सब था, तो मुझे केवल एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर बैलेंस शीट में मशीनरी भी दी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है ऐसे माइनस करके, तो मुझे, और बात हो रही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में परचेज और सेल की, तो मुझे एसेट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब ये इस पर आप 10-15 स्टार, 20 स्टार, जितने आपके पास स्टार सब लगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इतने साल से देख रही हूँ, ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिसमें ये आता ही ना हो, इस हर पेपर में आता है, हर पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MCQ में आ जाएगा, नहीं तो ये आपका फॉर्मेट में आ जाएगा, कई बार यही बनाने के लिए आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना प्लीज़, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर एसर्ट के बारे में, अगर एसर्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, एडजस्टमेंट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है रिलेटेड टू सेल और परचेज, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो बैलेंस शीट में केवल एसर्ट दिख रही होगी, कैसे, मशीनरी 10 लाख, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का बैलेंस दिख रहा होगा 8 लाख, ऐसे केवल दिख रहा है, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि मैंने मशीनरी बेची 50,000 की, जो मैंने खरीदी थी मान लो कॉस्ट वैल्यू थी उसकी 40,000 की, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा था 10,000 का, फलाना ढिमकाना, ऐसे करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होगा। ऐसे तब तो मुझे केवल एक अकाउंट बनाना है, एसेट अकाउंट। तब मुझे क्या बनाना है, केवल एक एसेट अकाउंट। वो कैसे बनेगा, पहले आधा आधा करके समझते हैं, पहले ये समझते हैं कि वो एसेट अकाउंट कैसे बनेगा। इधर देखो कैसे बनेगा वो एसेट अकाउंट। आ जाओ, इसको प्लीज़ आप कॉपी में लिख लेना, प्लीज़ मेरे साथ साथ प्लीज़ लिख लेना कॉपी में, ऐसे मत करना कि नहीं हमें आता है या नहीं, प्लीज़ लिख लेना, चाहे आपने लिख रखा हो पहले फिर भी। आ जाओ, सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, क्योंकि ये मेरा एसेट अकाउंट है। मैंने आपको क्या बताया था, सारे एसेट के बैलेंस ओपनिंग बैलेंस का लिखते हैं डेबिट साइड, तो टू बैलेंस BD, और ये कौन सा बैलेंस होगा, प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। जैसे मानो 2024 का गिवन है और 2025 का गिवन है, तो 2024 वाला बैलेंस यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं लिखूंगी क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, ये कौन सा होगा, करंट ईयर वाला बैलेंस, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये दोनों बैलेंस मैंने लिख दिए, ठीक है, ये दोनों बैलेंस मैंने लिख दिए। मुझे बताओ, जब भी मैं एसेट बेचती थी, अब यहाँ पे सिंगल अकाउंट बन रहा है तो डेप्रिसिएशन इसी के अंदर आएगा, बाय बैंक, ये बैंक मैंने किसके लिए लिखा, सेल के लिए, बाय P&L का लॉस, अगर मैंने लॉस पे बेची है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ आता है टू P&L का प्रॉफिट, और बाय डेप्रीसिएशन। अब ये जो डेप्रीसिएशन है ना मेरे बच्चे, ये जो डेप्रीसिएशन है, ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन है। इस डेप्रीसिएशन में जो मैं मशीनरी बेच रही हूँ उसका तो होगा ही, और ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन है। जो डेप्रीसिएशन वो ऑपरेटिंग में होता था ना, ऑपरेटिंग में जो डेप्रीसिएशन होता था हम प्लस करते थे, है ना, डेप्रीसिएशन जो प्लस करते थे ऑपरेटिंग में, ये वही डेप्रीसिएशन है, ये वही डेप्रिसिएशन है, समझ आया, ये वही डेप्रिसिएशन है। तो ये पूरा डेप्रिसिएशन है, ये पूरा डेप्रिसिएशन है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन केवल ये जो मशीनरी बेच रहे हैं उसका नहीं है, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। अगर मानो मेरे पास यहाँ पर 10 लाख की मशीनरी है, ठीक है, तो ये 10 लाख ओपनिंग बैलेंस पे 10 लाख की मशीनरी, तो पूरा 10 लाख पे जितना डेप्रिसिएशन लगा होगा ये वो है, समझ आई बात, ठीक है। अब अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी है तो वो यहाँ आ रही होगी, खरीदी है तो एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट, सेल यहाँ, परचेज यहाँ, ठीक है। ये वाला P प्रॉफिट का है,
ये वाला पी प्रॉफिट का, ठीक है। तो ये सारा बैलेंस निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ ना कुछ गायब होगा। इन क्या क्या देखो, ये हमेशा गिवन होगा, एक मिनट रुक जाओ, ये हमेशा गिवन होगा, ये हमेशा गिवन होगा, ये दोनों हमेशा गिवन होंगे। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा गिवन होंगे अगर अकाउंट बनाना है। क्या गायब हो सकता है, आपको क्या निकालना पड़ सकता है, प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है, परचेज निकालनी पड़ सकती है, सेल निकालनी पड़ सकती है, लॉस निकालना पड़ सकता है, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ सकता है। अब देखो ये सारे कहाँ कहाँ जाते हैं, आप ये समझो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ जाती हैं, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है इसका, ये पूरा फॉर्मेट है। अब कोई भी एक चीज़ नहीं दी होगी, जैसे मानो बैंक की सेल नहीं दी तो सेल निकाल लेंगे, अब सेल वेल सब दे रखी है तो परचेज निकाल लेंगे। अब आप सुनो, ठीक है, सब चीज़ें कहाँ कहाँ जाती हैं, वैसे तो आप पढ़ के आए हो, पर हम दोबारा सीखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या जाता है, ठीक है। बताओ मुझे, ये जो सेल है ये कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग में माइनस होगी, प्लस सॉरी इन्वेस्टिंग में क्या होगी, प्लस। इनफ्लो है ना, सेल करी तो इन्वेस्टिंग में क्या होगी, प्लस। ये जो लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में लॉस है, उल्टा चलते थे तो लॉस क्या होगा, प्लस। ये जो डेप्रीसिएशन है ये भी ऑपरेटिंग में क्या होगा, बताओ, ये भी ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस। ये जो P&L का प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस, उल्टा चलते थे, प्रॉफिट है माइनस होगा। ये जो परचेज है ये क्या होगी, इन्वेस्टिंग में माइनस। समझ आई, अच्छे समझ में आई। देखो ये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ये कहीं नहीं जाता, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ये कहीं नहीं जाता। ये जो सेल है वो इन्वेस्टिंग में जाएगी, परचेज भी इन्वेस्टिंग में जाएगी, ये तुम्हें पता है, फिक्स एसेट परचेज सेल तो वहीं जाती है। लॉस और प्रॉफिट ऑपरेटिंग में जाएगा, रिवर्स इफेक्ट, लॉस है तो प्लस, प्रॉफिट है तो माइनस। डेप्रीसिएशन भी ऑपरेटिंग में जाएगा, प्लस होगा। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया। ये कब करना है, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेल वगैरह की बात होगी एसेट की, और बैलेंस शीट में केवल एसेट लिखा है, डेप्रीसिएशन का कोई बैलेंस नहीं गिवन। समझ आई, गेट इट, गेट इट, समझ आया, अच्छे समझ आया। मैं इसका क्वेश्चन कराऊँ कभी, चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अभी फटाफट से। जैसे लेट्स सपोज मुझे एसेट है मेरी प्रीवियस ईयर करंट ईयर, मान लो, चलो मैं साल लिखती हूँ, प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं लिखती, ठीक है। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट में मुझे मशीनरी गिवन है 2023 2022, मान लो 11 लाख 8 लाख, ठीक है। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने बोला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने बोला मशीनरी सोल्ड फॉर 80,000, machinery sold for 80,000 costing 45,000, costing 45,000, इसको दोबारा लिखते हैं, एक मिनट, हाँ, costing 45,000, costing 45,000, ठीक है। costing ने WDV लो, WDV, एक मिनट, हाँ, मशीनरी सोल्ड फॉर 80,000 हैविंग बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब WDV, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 50,000, चेंज कर दिया मैंने, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 50,000, मशीनरी सोल्ड फॉर 80,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 50,000, बस इतना लिखा है, ठीक है, इतना लिखा है, समझ गए। अब हमें इसका एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, बस इतना लिखा है, अब हमें इसका एसेट अकाउंट बनाना है। आओ कैसे बनाएंगे, बाय बैलेंस शीट। आप मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना था, मैम ओपनिंग बैलेंस बताओ कौन सा लेते हैं ओपनिंग बैलेंस में, प्रीवियस ईयर वाला, कितना है, 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 11 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस इज योर 11 लाख। अब देखो ज़रा क्वेश्चन ध्यान से, मशीनरी सोल्ड फॉर 80,000, मैंने मशीनरी 80,000 की बेची, मैंने मशीनरी कितने की बेची, 80,000 की, मैंने मशीनरी 80,000 की बेची जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी। इसका मतलब 50,000 वाली मशीनरी मैंने 80,000 की बेची है, तो इसका मतलब 30,000 के प्रॉफिट पे बेची है, 30,000 के प्रॉफिट पे बेची है। तो क्या इसको इनमें लिख दूँ फिगर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का, मेरे बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, सेल कितने की हुई है, 80,000 की। क्या ये 50,000 कहीं भी जाएगा, नहीं,
मुझे इसको बस इससे कंपेयर करना था कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट पता चल गया। अच्छा, इसका ना मैंने तो तुम्हें सिखाया था क्लास में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखा करो कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में से माइनस क्या करो डेप्रिसिएशन, तो मिलती है सेल हमें WDV। तो क्या मिलता है हमको WDV की उसकी कितनी बुक वैल्यू, WDV बुक वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो। इसमें ये दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि कॉस्टिंग में नहीं गिवन, डेप्रिसिएशन में नहीं गिवन उस पर कितना है। ये डेप्रिसिएशन जो होता है ये वाला, ये होता है कि इस मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन था, ये गिवन ही नहीं था इसमें। ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब हम वो अलग से दोनों अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, WDV आ गई, WDV फिर देखो सेल कितने की करी, तब तुम्हें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। मेरे को बताओ, जहाँ बैलेंस बढ़ा है ज़रूरी नहीं है डेप्रिसिएशन ही निकले, परचेज भी निकल सकती है। जहाँ बैलेंस बच रहा होगा वो निकलेगा, यहाँ पर जहाँ बैलेंस बच रहा होगा वो निकलेगा। क्या क्या बैलेंस बच रहा है बताओ, 80, ये हो गया 1180, हाँ ये भी आया 1180, 1180 है ना, 1180 में से 830 माइनस कर दो। अब ये जो बैलेंस आया ये परचेज निकल गई। लेट सपोज कि ये वाली साइड बड़ी होती और यहाँ इसको माइनस करके फिर हो सकता था कि डेप्रिसिएशन निकल जाता। अब तो हो सकता है इसमें कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं है ना, क्या हो सकता है इसमें कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं है। अगर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है दैट्स ओके, तो मतलब ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा कोई डेप्रिसिएशन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी कि डेप्रिसिएशन होगा ही होएगा, है ना, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तुम्हें पहले मेरे को बताओ ये बात समझ में आई बिल्कुल। हाँ देखो, इसमें हमारी क्या निकल गई, परचेज निकल गई। माइनस करके बताओ कितना आएगा, 11, 8 और 8.3, दिस कम्स योर 5 एंड 3.5 लाख की क्या निकल गई मेरी परचेज। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि डिप्रिसिएशन निकल जाए, अगर बैलेंस यहाँ आ रहा होता तो डिप्रिसिएशन निकल जाता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था तो मैंने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन फ्रेम कर दिया तो परचेज निकल गई। हो सकता है डिप्रिसिएशन निकल जाए, हो सकता था डिप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है, मान लो मुझे डिप्रिसिएशन की वैल्यू 1 लाख गिवन होती, अगर गिवन होती तो यहाँ पे 1280 हो जाता, फिर हमारी परचेज कितनी हो जाती, 2.5 लाख की होती। तो एनी कॉम्बिनेशन, एनी परमिटेशन कॉम्बिनेशन कैन बी हैव, ठीक है, कितने भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इट्स जस्ट डिपेंड कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर भी बैलेंस बच रहा होगा आपको फॉर्मेट दिमाग में होना तो आपको क्लिक हो जाएगा कि ये जो बच रहा है क्या निकल रहा है, समझ आया। अच्छा, अब क्या हो सकता है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है इसके अंदर, आ जाओ, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, गिव मी अ मोमेंट। दूसरी चीज़ कहाँ समझा रही थी मैं आपको, हाँ ये रहा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है इसके अंदर कि बैलेंस शीट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो ये गिवन है, सेल बेची, कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन तक, ये सब कुछ गिवन है। अब वो आपको बोल सकता है बैलेंस शीट में कि अब ये सब तो बोल दिया उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, बैलेंस शीट में हो सकता है कि एसेट में आपको मशीनरी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, मतलब दो चीज़ें गिवन है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 10 लाख गिवन है, 2 लाख का डेप्रिसिएशन में माइनस हो रहा है, तब आपकी 8 लाख आ रही है। तो इन दैट केस आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक मशीनरी अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जब आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे ना, देखो वो कैसे बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आप तो सब कुछ चेंज करते हैं फिगर, ये नहीं, मशीनरी मान लो आपको गिवन है 10 लाख की और 12 लाख की, ठीक है, 10 लाख की और 12 लाख की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है आपको 2 लाख का और 1 लाख का। लेट सपोज ऐसे गिवन है 2 लाख का और 3 लाख का, 3 लाख लेते हैं, 2 लाख का और 3 लाख का, ठीक है। अब मुझे ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए बैलेंस शीट में कि अगर ये दोनों गिवन है ना, तो इसका मतलब मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक मशीनरी अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अकाउंट कब बनाने हैं, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो गई। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो मुझे यहीं से क्या पता चल रहा है, मेरी मशीनरी 10 लाख की थी, 12 लाख की हो गई, इसका मतलब 2 लाख की क्या है परचेज, 2 लाख की क्या है परचेज, तो ये इन्वेस्टिंग में क्या होगी, माइनस। मेरा डेप्रिसिएशन 2 लाख का था, इस साल 3 लाख का हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब 1 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा है। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 1 लाख का, और ये 1 लाख का डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, है ना, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट के बाद। तो अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो इन्हीं को कंपेयर करके यहाँ से डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा और यहाँ से परचेज और सेल पता चल जाएगी, यही मेन हमें निकालना होता है, तो वो तो यहीं से पता चल जाएगा। लेकिन अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जस्ट लाइक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 on which accumulated depreciation is 30,000 and sold for
सोल्ड फॉर 40,000, ठीक है, ऐसे करके आपको गिवन है। तब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। आओ हम दोनों अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनेंगे दोनों अकाउंट, देखो फर्स्ट आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट इज योर मशीनरी अकाउंट, यस मैम। एंड सेकेंड इज योर आ जाओ। एक आपका बनेगा मशीनरी अकाउंट और एक बनेगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट इज योर एसेट अकाउंट, तो इसमें यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस सी डी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज योर लाइबिलिटी अकाउंट, तो यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बी डी, क्योंकि बढ़ती है लाइबिलिटी तो क्रेडिट में, कम होती है तो डेबिट में। एसेट में बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस का आएगा यहाँ टू बैलेंस सी डी। तो आपका पहला काम क्या है, आप ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपका प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग होता है ना, ये कितना है 2 लाख, तो यहाँ 2 लाख आएगा और यह 3 लाख, ठीक है। आ जाओ 2 लाख 3 लाख। मशीनरी का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना था 12 लाख, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लिख ली। अब वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी उससे देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 50,000 की। मैंने आपको एक फॉर्मेट क्या याद कराया था, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन जो इस मशीनरी पे लग रहा है, तो क्या मिलती है WDV। फिर हम इसको कंपेयर करते हैं सेल वैल्यू से, सेल वैल्यू से कंपेयर करके हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट या लॉस। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है मैम 50,000 की, कॉस्ट कितनी है 50,000 की। उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है ना, एक्यूमुलेटेड मतलब उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हुआ, मुझे बताओ उस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है 30,000 का, ठीक है। तो उसकी WDV कितनी आ गई मैम 20,000 की, इसको माइनस करो, उसकी WDV कितनी आ गई 20,000 की। उसको मैंने बेचा कितने में 40,000 में, तो मुझे बताओ 40,000 में बेचा, इट मीन्स 20,000 का मुझे क्या हुआ है मैम प्रॉफिट, 20,000 का मुझे क्या हुआ है प्रॉफिट, है ना, 20,000 का मुझे क्या हुआ है प्रॉफिट। अब ज़रा एक बात देखो इधर, अकाउंट कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली, ये सारी चीज़ें मशीनरी अकाउंट में आएंगी। जब भी मैं मशीनरी बेचती हूँ तो उसका परचेज और सेल तो यहीं आता है ना, सेल है तो यहाँ आएगा, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये किस लिए, सेल के लिए। तो कितने की सेल करी है मैंने 40,000 की, ठीक है। उस पर जो डेप्रीसिएशन इकट्ठा हुआ है वो टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ये मेरे को बताओ, डेप्रीसिएशन जब भी दो अकाउंट बनते हैं तो डेप्रीसिएशन किस में लगता है मैम, इस वाले अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में। ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मैं यहाँ से निकाल के लाई हूँ। मुझे बताओ ये 2 लाख का डेप्रीसिएशन यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, 2 लाख का पिछले साल था और इस साल इकट्ठा होकर 3 लाख हो गया, तो यहाँ पे होगा ना ये डेप्रीसिएशन भी, जो मशीनरी बिक रही है उसका भी। तो वो मैं निकाल के उसके, अब देखो लाइबिलिटी में से मैं निकाल के लाऊंगी कोई चीज़ तो वो डेबिट में आएगी ना, कम होगी। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं टू मशीनरी, दोनों की क्रॉस रेफरेंसिंग दी है कि यहाँ से निकाल के लेके जाके कहाँ लिख रही हूँ, मशीनरी अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल कहाँ लिख रही हूँ, मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। कितना निकाला है मैंने डेप्रिसिएशन, कितना इकट्ठा हुआ था इस पर 30,000 का। यहाँ पे भी क्या लिखूँगी 30,000, यहाँ पे भी क्या लिखूँगी 30,000, ठीक है। अब उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद मुझे बताओ इस पर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा था तो यहाँ आ जाता टू P&L का लॉस, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहाँ आएगा टू P&L का प्रॉफिट। कितना हो रहा है प्रॉफिट मैम 20,000 का, यस, बस हो गया अकाउंट पूरा। अब मेरी बात देखो, अब यहाँ पे मुझे कहाँ डिफरेंस बच रहा है मैम, यहाँ पे, यहाँ बच रहा है ना डिफरेंस, यस मैम।
बताओ ये कितना आ रहा है, 12,70, 12,70,000। यहाँ पे भी सेम लिखूँगी 12,70,000। 12,70,000 में से 10,20,000 कितना बचा मैम, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख की मेरी क्या आ गई, टू बैंक अकाउंट यानी कि परचेज। अच्छा, अब इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज करूँगी तो बताओ बैलेंस कहाँ आ रहा है, बड़ा बैलेंस कहाँ, यहाँ पे 3.3 लाख, 3.3 लाख माइनस 2 लाख, 1.3 लाख। दिस इज़ योर करंट ईयर का डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन। जो पूरे साल में ये जो मशीनरी थी ना बेटा 10 लाख वाली ओपनिंग बैलेंस, ये जो 10 लाख वाली उस पे जो डिप्रिसिएशन लगा होगा ये वो है, ये जो 10 लाख पे डिप्रिसिएशन। और ये 30,000 वो था जो मशीनरी बेची होगी, उसका डिप्रिसिएशन इकट्ठा होगा इन वैल्यू में, वो निकाल के हम यहाँ ले गए, उसको हमने यहाँ दिखा दिया जो बेची है कि भाई वो मशीनरी बिक रही है तो उसका डिप्रिसिएशन निकालो, हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो अब ये जो 1,30,000 आया है ये क्या आया है, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाती हैं, देखो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाती हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। देखो ओपनिंग बैलेंस और एक मिनट, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाएंगे, नहीं काटो, ये भी कहीं नहीं जाएगा, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, और ये जो डेप्रीसिएशन आप निकाल के लाए हो ये भी कहीं नहीं जाएगा। समझ में? ये जब हम दो अकाउंट बनाते हैं तो ना तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाता, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाते, ये जो डेप्रीसिएशन जो मशीनरी बेची है उसका जो डेप्रीसिएशन इसमें से निकाल के आप यहाँ लेके आए हो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में से निकाल के आप यहाँ लेके आए हो, वो भी कहीं नहीं जाता। इन दोनों को तो आपने कट कर दिया, बचा मशीन एसेट अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में आपका सेल कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में मैम, प्लस होगा। यस, जो परचेज है वो कहाँ जाएगा मैम, इन्वेस्टिंग में ही जाएगा, क्योंकि परचेज किसकी, मशीनरी की, तो इन्वेस्टिंग में जाएगी। इन्वेस्टिंग में क्या होगी, माइनस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये कहाँ जाएगा मैम, ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में क्या होएगा, प्रॉफिट है मैम, तो क्या होएगा, उल्टा चलते हैं, यानी कि माइनस। अच्छा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, डेप्रिसिएशन में चाहिए। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन जाता है मैम ऑपरेटिंग में, और ये भी क्या होता है, प्लस। समझ आया? तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं। अब मुझे बताओ ये समझ आया या नहीं आया? समझ आया? फॉर्मेट लगभग सेम है, आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा पूरा ये। बस ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो आता ही आता है। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए भी कभी कभी आ जाता है। पहले मुझे बताओ ये आपको समझ आया नहीं आया? आया? चलो, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इट्स सेम लाइक आपका एसेट अकाउंट। जैसे एसेट अकाउंट बनाते हैं ना हम, सिंपल जैसे एसेट अकाउंट बनाते हैं सेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, सेम आपका क्या बनता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है, सेम बिल्कुल। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और परचेज सेल आ जाएगी उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इतनी कुछ भी दिक्कत नहीं है, आई होप भी सेम बनता है। अच्छा मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट का? एसेट है ना, तो ओपनिंग बैलेंस तो यहीं आएगा, टू बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा बाय बैलेंस CD। परचेज करोगे तो यहाँ आएगा टू बैंक परचेज के लिए, और सेल करोगे तो बाय बैंक सेल के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो सिंपल है। एक कभी कभी पेटेंट अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है ना, एक कभी कभी क्या आता है, पेटेंट अकाउंट बनाने के लिए आता है। अगर पेटेंट अकाउंट बनाने के लिए आया तो पेटेंट अकाउंट भी सिंपल है। पेटेंट अकाउंट भी इट्स लाइक योर एसेट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट भी इट्स लाइक योर एसेट अकाउंट, राइट? पेटेंट अकाउंट, एक मिनट बस लिखो, पेटेंट अकाउंट। पेटेंट भी एसेट है तो टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD, यहाँ पे दोनों बैलेंस आ जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ अमोर्टाइजेशन हुआ होगा पेटेंट का तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? बढ़ती है तो एसेट डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, तो अमोर्टाइजेशन कहाँ आएगा, डेबिट साइड। अगर सेल करा होगा तो वो भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। अमोर्टाइजेशन भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। सेल भी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। टू यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय अमोर्टाइजेशन, और यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक। सेल के लिए हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर परचेज करा होगा तो टू बैंक अकाउंट। अमोर्टाइजेशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा,
पेटेंट गुडविल अमोर्टाइज करते थे तो क्या होती थी, ऑपरेटिंग में प्लस होती थी। सेल कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग में प्लस होगी, और परचेज कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग में माइनस होगी। ठीक है। अच्छा, और कोई अकाउंट बनता था क्या, याद करके बताओ, मुझे तो नहीं याद इतना, मेरे को तो जहाँ तक याद है यही सब अकाउंट बनते थे, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, एसेट। मेन आपका इंपॉर्टेंट एसेट वाला अकाउंट था। यस मैम। अच्छा, इसमें फिर एक बात आती थी आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। एक बात क्या आती थी आपकी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कोई डेट गिवन नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको कोई डेट गिवन नहीं है, तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो आप क्या करोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। पूरे साल का मतलब, जैसे मानो मुझे डिबेंचर्स दे रखे हैं, मान लो 2021 2022, ठीक है, ये हैं 10 लाख के, ये हैं 8 लाख के। मतलब इसका ये क्या शो कर रहा है, मेरे 2021 में 10 लाख के डिबेंचर थे, जो अब कितने के रह गए, 8 लाख के। इसका मतलब 2 लाख के रिडीम हुए होंगे, 2 लाख के क्या हुए होंगे, रिडीम हुए होंगे। तो अब मान लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अच्छा, ये जो डिबेंचर है वो 10% डिबेंचर है, ठीक है। तो ये 10% का इस पर इंटरेस्ट जाएगा ना, 10% का इंटरेस्ट है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम विद इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अभी पहले डिबेंचर का समझो, इस पर इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट पेड 2 जगह जाता था, कहाँ कहाँ जाता था, 2 जगह मैम, ऑपरेटिंग में और एक फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग में क्या होता था, उल्टा, इंटरेस्ट पेड मैम एक्सपेंस है तो ऐड होगा, फाइनेंसिंग में मैम आउटफ्लो है तो माइनस होगा। समझ आया। अब मैं बताओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैं हमेशा किस पे कैलकुलेट करती थी, बताओ किस पे कैलकुलेट करती थी, ओपनिंग बैलेंस पे या क्लोजिंग बैलेंस पे। आप बताओ, मैंने क्या बताया था, ओपनिंग बैलेंस पे, क्लोजिंग बैलेंस में, क्लास में याद करके बताओ, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे, मैम ओपनिंग पे, मैम ओपनिंग पे। ओपनिंग कौन सा है, 2021, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख पे पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 10 लाख पे पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 10 लाख पे 10%, इट इज़ योर 1 लाख। तो 1 लाख ऑपरेटिंग में भी जाएगा और 1 लाख फाइनेंसिंग में भी जाएगा। इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। लेकिन उसने बोला, लेकिन उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला कि ये जो रिडीम हो रहे हैं ना, ये रिडीम ही तो हो रहे हैं, 10 लाख के थे 8 लाख के हो गए, इसका मतलब 2 लाख के क्या हो रहे हैं, रिडीम। तो ये जो 2 लाख के डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो ना, ये रिडीम हुए हैं ऑन 1 अक्टूबर 2022। ये कब 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को ये कब रिडीम है, 1 अक्टूबर 2021। तो मुझे एक बात बताओ कि जो 8 लाख वाले हैं वो तो पूरे साल रहे, कि जो 8 लाख वाले हैं, यहाँ देखना ज़रा एक बारी, क्या हो गया इसको, एक मिनट, इधर देखना, ये जो 8 लाख वाले हैं कहाँ गया वो, ये रहा। आप इधर देखो, मेरा जब साल शुरू हुआ, साल शुरू कब होगा, 1/4/2021 को, ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2022 को। तो जब साल शुरू हुआ था तो मेरे पास 10 लाख के डिबेंचर थे, जब साल ख़त्म हुआ तो मेरे पास 8 लाख के डिबेंचर गए। मुझे एक बात बताओ, उसने बोला कि 2 लाख के डिबेंचर जो रिडीम हो रहे हैं ना, वो 1 अक्टूबर 2021 को हो रहे हैं मैम। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो पूरे 10 लाख के डिबेंचर हैं, यहाँ से यहाँ तक तो पूरे 10 लाख के डिबेंचर हैं। और अगर इसको भी छोड़ो, मैं बोलूँ 8 लाख के डिबेंचर तो पूरे साल रहे। यस मैम। तो 8 लाख वाले डिबेंचर पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 8 लाख पे तो पूरा 10% का इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने के लिए, विच इज़ योर 80,000। हाँ जी मैम। और जो ये 20,000 के डिबेंचर हैं, ये तो केवल 6 महीने ही रहे, क्योंकि ये तो यहाँ रिडीम हो गए, ये तो यहाँ पे तो पैसे वापस कर दिए, तो इतने का इंटरेस्ट थोड़ी दूंगी, 6 महीने का ही तो इंटरेस्ट दूंगी। तो 2 लाख पे के 10% केवल 6/12, 6 महीने के लिए कितना आएगा, 2 लाख पे 10% बेटा, 2 लाख, 2 लाख पे 10% 20,000, 20,000 का आधा 10,000, तो कितना इंटरेस्ट रहा, केवल 10,000। तो मुझे कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट, 90,000 का। समझ आई बात, समझ आई, पक्का समझ आई। अगर मुझे डेट गिवन है, अगर मुझे रिडम्पशन की डेट, मतलब मुझे पेमेंट की डेट गिवन है, तो मैं वहीं तक इंटरेस्ट लगाऊंगी, और अगर नहीं गिवन तो मैं पूरे पे लगाऊंगी, क्योंकि मैं ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करती हूँ। तो मैं मान के चलूँगी कि मैंने पैसे साल की एंड डेट पे वापस करे होंगे।
समझ आई वापस? समझ आई बात? अब अच्छा, इसमें वो भी हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है आपका? इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। इंटरेस्ट पेड की बात समझ में आई? इंटरेस्ट रिसीव्ड भी की भी बात हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव की भी बात हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव की भी बात हो सकती है। मान लो मैंने किसी को लोन दिया, अब ऐसे मान लो बैलेंस गिवन था, है ना, इंटरेस्ट की भी बात, इंटरेस्ट रिसीव आपका लोन पे भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। मान लो ऐसे गिवन है 2022 2023, यहाँ बैलेंस था 8 लाख का, यहाँ बैलेंस हो गया 10 लाख का, ठीक है। यहाँ बैलेंस था 8 लाख का, यहाँ बैलेंस हो गया 10 लाख का, इसका मतलब मैंने 2 लाख का लोन और ले लिया, अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ये जो इन पे जो इंटरेस्ट है मान लो वो भी 10% का ही है। अब यहाँ मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा, अब मानो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं गिवन इंटरेस्ट के बारे में, तो किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग बैलेंस। कौन सा है ओपनिंग बैलेंस? 8 लाख वाला। कौन सा है ओपनिंग बैलेंस? 8 लाख वाला। अब अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अब मैंने नया लोन कितने का लिया है? 2 लाख का। नया लोन कितने का लिया है? 2 लाख का। नया लोन कितने का लिया है मैंने? 2 लाख का। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता? केवल 8 लाख पे। 8 लाख पे 10% इज योर 80,000, तो इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट रिसीव 2 जगह जाता है, कहाँ कहाँ मैम? इन्वेस्टिंग में जाता है एक तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग में क्या होता है बेटा? प्लस इंटरेस्ट रिसीव आ रहा है ना। अच्छा, और एक ऑपरेटिंग में जाता है, और ऑपरेटिंग में तो रिवर्स उल्टा चलता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इनफ्लो, तो ऑपरेटिंग में क्या होगा? माइनस। ऑपरेटिंग में क्या होगा? माइनस। हाँ जी मैम, समझ आ गया। अच्छा, आप मुझे बताओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी बात नहीं बता रखी तो ओपनिंग पे हो गया ना। हाँ, लेकिन अगर उसने बोला न्यू लोन, ये जो न्यू लोन लिया है, गिवन न्यू लोन जो हमने लिया है वो हमने, एक मिनट, न्यू लोन दिया था ना, हाँ, न्यू लोन गिवन ऑन 1 जनवरी 2022। ये लोन मैंने कब दिया है? ये मैंने दिया है बेटा सामने वाले को लोन, तो ये लोन मैंने कब दिया है? 1 जनवरी 2022 को। अब ज़रा ध्यान से देखना टाइम स्लैब, ध्यान से। मेरा साल कब शुरू होगा? 1/4/2022 को मैम। ख़त्म कब होगा? 31/3/2023 को मैम। हाँ, यहाँ पे कितना था लोन? 8 लाख का। यहाँ कितना है? 10 लाख का। मुझे एक बात बताओ, यह 8 लाख का तो पूरे साल रहा है ना लोन? हाँ, 8 लाख का तो पूरे साल रहा है लोन, तो मैम इस पे तो मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। इस 8 लाख पे तो मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज़ 8 लाख इंटू 10%, 80,000। यस मैम। पर नया लोन कौन सी डेट को दिया मैंने? 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2023, सॉरी 1 जनवरी 2023। हमारे करंट फाइनेंशियल में तो 1 जनवरी 2023 आएगा। 1 जनवरी 2023 न्यू लोन कब दिया मैंने? 1 जनवरी 2023 को। अब जब मैंने न्यू लोन 1 जनवरी 2023 को दिया है तो मुझे बताओ, दिया मैंने सामने वाले को दिया, लोन कब दिया? 1 जनवरी 2023 को। तो 8 लाख का लोन तो पूरे साल रहा, लेकिन वो 2 लाख का एडिशनल लोन कब गया है? 1 जनवरी को। तो वो मुझे 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी तो देगा ना, 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगा, 3 मंथ्स का, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। किस पे? 2 लाख पे। 2 लाख इंटू 10% ओनली फॉर 3 मंथ्स, विच इज़ योर 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बैठा? 85,000। तुमने अगर डिबेंचर में देखा, हमने पीछे कैलकुलेशन करी थी। पीछे क्यों करी थी? क्योंकि इस डेट से रिडम्पशन वाली डेट तक मेरे पास डिबेंचर रहे, है ना, डिबेंचर मेरे पास रहे तो मुझे इंटरेस्ट पे करना था, तो जब तक मेरे पास रहे मैंने इंटरेस्ट पे किया। लेकिन यहाँ पर मैं लोन दे रही हूँ सामने वाले को, तो जितना टाइम लोन उसके पास रहा उतने पीरियड के लिए मुझे इंटरेस्ट दिया, मैंने उसे पैसे कब दिए? 1 जनवरी 2023 को। तो 3 महीने के लिए तो लोन 2 लाख का एडिशनल वाला उसके पास रहा ना, तो उसने 3 महीने का इंटरेस्ट है, 2 लाख पे 10%, 3 महीने के लिए 3/12 विच इज ऑफ 5,000। तो टोटल हो गया तुम्हारा 85,000। इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ में आई? दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो पूछा जा सकता है। अदरवाइज अब बताओ मुझे, कोई डाउट है तुम्हारा? मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हमारे कैश फ्लो के, जो मुझे ध्यान पड़ते हैं। और कुछ अगर होंगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो क्वेश्चंस में डिस्कस करा दूंगी। आई होप तुम्हें समझ आया होगा।
नोट्स वोट्स नहीं बनाए हैं अभी बना लो, इसको पढ़ लो, अच्छे से कर लो इस चैप्टर को, क्योंकि शॉर्ट तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है इनफैक्ट। अच्छा तुम्हें क्या करना है, एक तो ये अच्छे से करना है, ऊपर से ना उसमें वो बड़ा पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, और फाइनेंसिंग में क्या आता है। और ऑपरेटिंग में अगर फाइनेंसिंग अलग है, ऑपरेटिंग में अगर फाइनेंसिंग बिजनेस है और नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। तो प्लीज़ अपनी बुक का ना आगे का इलस्ट्रेशन ज़रूर से रीड कर लेना, 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं बताऊँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से 8 से 10 मार्क्स लेने बहुत आसान है। मतलब कैश फ्लो इतना मुश्किल नहीं आता पेपर में, कैश फ्लो आसान आता है और ईजीली हो जाता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इसको अच्छे से कर लो। बाकी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो तुम्हें ये सब समझ जो आया होगा वो क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ आ गया पूरी चीज़ अच्छे से। मैंने सब चीज़ रिवाइज करने की कोशिश करी है, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट